ट्रंप ने ईरान को फोन करके कहा कि वो हमला नहीं कर रहे हैं। यह जानकारी ईरान के राजदूत जो पाकिस्तान में तैनात हैं उन्होंने बताया कि परसों ही रात को ट्रंप का कॉल आ गया था तेहरान में और उन्होंने कहा कि यदि आप लोग प्रदर्शनकारियों के ऊपर अत्याचार बंद करते हैं और जो फांसी देने का प्लानिंग कर रहे थे उसे रोक देते हैं तो मैं आप पर हमला नहीं करूंगा। बस ऐसा कहते हुए हेडलाइंस बाहर आती हैं कि भाई ईरान के एनवॉय ने कह दिया है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। इसके तुरंत बाद एयरलाइंस के लिए वो नो फ्लाई जोन बंद कर दिया जाता है, यानी खोल दिया जाता है। तमाम प्रकार के अपडेट्स आने लगते हैं। सवाल बनता है कि ट्रंप ने अचानक हमले की मना कैसे कर दिया और ये कैसे लग रहा है कि हमला नहीं होगा, क्या वो कारण हो सकते हैं। आज के सेशन में हम चर्चा इस बात की करेंगे जो अमेरिका पूरी दुनिया को बता चुका था कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा है। सब तरफ से वर्ल्ड वाइड तैयारियां हो गई थी, बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई थी, अस्थिरता चरम पर थी और इस बीच में अमेरिका ही ईरान को फोन करके कह देता है कि हम आप पर हमला करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इसके क्या मतलब निकाले जाए और क्या वाकई में अमेरिका पीछे हट गया है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 उठाते हैं कि अमेरिकी हमले की जानकारी ईरान को स्पष्ट रूप से पहले से ही दी जा रही थी और ट्रंप ने कहा कि उनको महत्वपूर्ण स्रोतों से आश्वासन जब से मिला है कि आप लोग फांसी नहीं दे रहे हो, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। ऐसे में यूएस की जो ट्रुप्स कतर छोड़ करके जा रही थी वो वापस लौटना शुरू हो जाती हैं। हेडलाइंस बनती हैं यूएस की जो ट्रुप्स कतर, मैं वापस से याद दिला दूं, वो यही अल उदैद है जिस पर ईरान ने हमले करने की कहा था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम कतर में, सऊदी में, जहां जहां पर भी अमेरिकी ठिकाने हैं उन सबको नुकसान पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपना एयर स्पेस वापस से खोल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना कि क्या अमेरिका पीछे हट गया है, क्या अमेरिका ने इनके सहयोगी देशों की वजह से या ईरान की तरफ से कोई प्रेशर टेक्निक अपनाई गई जिससे पीछे हट गया है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर में भी एक जानकारी दी थी और कहा था कि गल्फ कंट्री लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप ईरान पर कोई एक्शन मत लीजिएगा। गल्फ कंट्रीज बार बार ट्रंप को चेता रहे हैं कि सर अभी माहौल सही नहीं है, अगर आपने ईरान पर कोई भी एक्शन लिया तो पूरी तरह से अस्थिरता पनप जाएगी क्योंकि ईरान की लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठी है। अगर गल्फ काउंसिल के मेंबर्स जो राष्ट्र हैं वो कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर होता है। अगर ईरान पर हमला होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बाधित होगी और उसके बाधित होने से एक्सपोर्ट बाधित होगा। और ऐसा पहले भी हुआ है। ईरान ऐसी चालबाजी चलता है कि वो अपने सहयोगियों को यमन से, सीरिया से, इराक से बोलकर दुनिया में अशांति फैला सकता है। ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना वेनेजुएला था, उसको वैसे एस्टिमेट ना करें। यह जब आसपास के देशों के द्वारा ट्रंप को सूचित किया गया, कहा गया कि सऊदी ने तो बकायदा लॉबिंग की है अमेरिका में कि साहब आप समझिए, पिछली बार भी जब आप लोगों ने ड्रोन स्ट्राइक करवाई थी तब भी हमारा प्रोडक्शन रुक गया था। ईरान ने इसी क्रोनोलॉजी में कतर को और सऊदी को ये अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर हम पर हमला होता है, ये कल की ही खबर है, अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो मैं आप लोगों को निशाना बनाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है जीसीसी, उसके 6 की 6 सदस्य प्रो अमेरिकी देश हैं और ऐसे में अमेरिका को यह संदेश दे देना कि आप अगर किसी भी प्रकार से कोई भी हमला प्लान करते हैं तो आप याद रखिएगा आपके सहयोगियों को मैं गिन गिन कर, चुन चुन कर निशाना बनाऊंगा। यह खबर अपने आप में बड़ी खबर बनती है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप जानते हैं कि ईरान जिस पर्शियन गल्फ में जुड़ा है वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके साथ साथ ये अन्य देश जो दक्षिण की तरफ जुड़े हुए हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी, यूएई, गल्फ का कंट्री यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, ये सब वो देश हैं जो कि अमेरिका के साथ अच्छे व्यवहार रखते हैं और ईरान इन सब को टारगेट बनाने की धमकी दे चुका है कि अगर तुमने किसी ने भी यहां पर अमेरिका को हम पर हमला करने दिया तो हम अमेरिका तक नहीं जाएंगे, हम तुम पर आएंगे। और ईरान ने जो ये टेक्निक अपनाई, इसके चलते ही सऊदी तुरंत पहुंचा अमेरिका के पास, लॉबिंग वही जो पाकिस्तानियों ने की थी ऑपरेशन सिंदूर के समय, 44 टाइम कॉल करके कि हे अमेरिका हमें बचा लो, बिल्कुल वैसे ही इन लोगों ने लॉबिंग की और लॉबिंग के माध्यम से ये लोग अमेरिका तक पहुंचते हैं, कहते हैं सर आप ईरान पर फैसला करने जा रहे हो, समझ में आता है, लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हो रही है वो सऊदी की हो रही है। बोले क्यों? बोले सऊदी अभी दुनिया के लिए खुला है, लोग अपने निवेश के लिए आ रहे हैं।
ये वो क्षेत्र है जिसे लोग स्थिर मानते हैं, यहां पर कोई युद्ध नहीं है, किसी प्रकार का निवेश को संकट नहीं है। अगर ईरान में अस्थिरता आती है तो निवेशक ना तो दुबई आएंगे, ना अबू धाबी आएंगे, ना कतर के दोहा आएंगे, ना सऊदी के दोहा, सऊदी के अंदर आएंगे, कहीं पर भी निवेशक नहीं आएंगे। इससे हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर रोकिए, आप ईरान पर कोई एक्शन मत लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कभी भी बाधित कर सकता है, पूरी दुनिया का तेल प्रभावित हो सकता है। यहां से अगर रास्ता इसने बैन कर दिया तो एशिया के 82% ऑयल की जरूरत इस रास्ते से पूरा होती है। $600 बिलियन का सालाना तेल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बाधित कर दिया तो सर हमारा एक्सपोर्ट रुक जाएगा। आप मारने इसको जाओगे, मर हम जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप, आप भी रुक जाइए। ईरान की धमकियां काम आई और अमेरिका रुक गया। जीसीसी देशों की समझाइश अमेरिका के काम आई, इसी के चलते शायद ये हुआ। अब एक और अपडेट निकल कर आता है और वो ये कि प्रदर्शनकारियों को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड अब मारना बंद कर दिए। उसकी जगह इन्होंने तरीका अपनाया। तरीका यह अपनाया, असल मायने में ईरान का बॉर्डर साझा होता है इराक के साथ और इराक में भी शिया मुसलमान प्रचुरता से पाए जाते हैं। ईरान भी शिया मुसलमानों का गढ़ है। ऐसे में यहां से इराक से अपने समर्थकों को या फिर जो ये कहिए कि शिया मिलिशिया हैं उन्हें बुलाने का ईरान ने आदेश दिया। और हुआ ये कि इराक से बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स को खत्म करने के लिए भाड़े के लोग बुलाए गए और उन भाड़े के लोगों को बुलाने के लिए बकायदा 50 से अधिक बसेस गई जो ब्लैक शर्ट में लगभग 50-50 लोगों को लेकर आई बॉर्डर एरिया से। वो सब की सब एक जैसे दिख रहे थे। यहां से $600 प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें प्रति मंथ के हिसाब से उन्हें लाया गया। ये वो लोग थे जो इराक की खराब अर्थव्यवस्था के चलते बेरोजगार थे और ईरान में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसको बचाना चाहते थे। ये वो लोग थे जिन्हें अमेरिका से नफरत है। ये वो लोग थे जिन्हें जियोनिस्ट रेजाइम से नफरत है, जो नहीं चाहते कि इजराइल के कहने पर अमेरिका ऐसी हरकतें करे। ये लोग बड़ी मात्रा में भर भर कर यहां से निकलते हैं। कुछ तस्वीरें आती हैं यहां पर, पहले मतलब हमले के जो विमान है वो हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें भर करके जाते हुए लोग दिखाई देते हैं। किस प्रकार से यहां पर सैनिक जा रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई देते हैं कि ये सब लोग बदल बदल के वेशभूषा, सेना के रूप में नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाने ये गए हैं कि हम धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में एंट्री करते हैं। उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को भीड़ में घुस करके मार देना। यह नंबर वाकई में हजारों में है। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं, हाल ही में फॉक्स न्यूज जो अमेरिकी चैनल है, उसने ईरान के विदेश मंत्री से यह सवाल किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हजारों में नहीं, सैकड़ों की संख्या के अंदर प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और उनके नंबर हम जल्दी ही बाहर कर देंगे। आज ही सुबह की बात है। इसका मतलब ईरान खुद यह मानता है कि प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और ट्रंप चूंकि इस तरह से जो ईरान की टैक्टिक्स हैं उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गोला सही में मारे कहां। क्योंकि प्रदर्शनकारी दो तरह के हैं, प्रो गवर्नमेंट भी हैं और एंटी गवर्नमेंट भी हैं। जो एंटी गवर्नमेंट हैं उन्हें ईरान भी मरवा रहा है, लेकिन जो प्रो गवर्नमेंट खड़े हुए हैं वो इतनी बल्क और बहुतायत में है जो कि ईरानियन सिविलियन है और वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। अगर अमेरिका के किसी बॉम्ब से उन लोगों की जान चली जाती है तो पूरा पूरा सेंटिमेंट एंटी अमेरिका हो जाएगा और अमेरिका बहुत पिछड़ जाएगा। इसी चलते ट्रंप को दिक्कत यह हो रही है कि मैं बॉम्ब मारूं कहां, क्योंकि तेहरान में अगर बॉम्ब मारने जाता हूं तो वहां दोनों तरह के लोग हैं और यही कारण है कि लोग ट्रंप को बुलाने वाले भी परेशान हैं कि गोला पड़ेगा कहां, और बिना गोला पड़े ये कुछ कर नहीं सकते। इसी के चलते इजराइल तक ने अमेरिका को यह समझाया कि आपने जो वेनेजुएला में किया, पूरे समय शांति से देखते रहे चीजें, मादुरो को उठाकर ले आए, कुछ ऐसा सॉफ्ट ऑपरेशन आप प्लान करिए ईरान के अंदर, वहां पर सत्ता परिवर्तन करवाइए, वहां पर लोगों के अंदर क्रांति ले आइए, मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाइए। जैसे हाल ही में ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% एडिशनल टैरिफ आपने अनाउंस किया है, वैसा ही कुछ कर दीजिए। और ऐसा करते हुए अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से 18 ऐसे लोग जो शैडो फ्लीट्स के थ्रू ईरान का तेल बिकवा रहे थे, शैडो बैंक्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग एक प्रश्न के साथ तो बैठे होंगे कि ईरान पर इतने प्रतिबंध हैं,
पैसा कहां से आता है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब वो वाला केस हुआ था, जब ईरान से वेनेजुएला एक जहाज जा रहा था बेला 1 करके, जिसे फिर रशिया की तरफ जाना पड़ा और अमेरिकियों ने जिसको जब्त कर लिया था। तो ईरान, वेनेजुएला और रूस मिलकर के अपने तेल को मार्केट में बिकवा रहे थे और फेसेस के थ्रू और लोगों के नाम के थ्रू, और उस पैसे को किन्हीं और रास्तों से होकर ईरान तक पहुंचाया जा रहा था। तो अमेरिका ने ऐसे 18 बड़ी फर्म रिकॉग्नाइज की हैं जो शैडो बैंकिंग के माध्यम से ईरान का तेल बिकवाकर पैसे को ईरान तक पहुंचा रही थी। तो अमेरिका ने उन्हें रिकॉग्नाइज करके उन्हें पाबंद किया है कि बेटा तुम अब अमेरिका में व्यापार नहीं कर पाओगे। इससे और ज्यादा प्रेशर खड़ा होगा, या कहिए कि ईरान का तेल भी नहीं बिकेगा, तो उसके तेल को जो कालाबाजारी से करके बेचते थे वो भी अब नहीं बेच पाएंगे। इस वजह से यहां पर बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं कि ईरान को फाइनेंशियल पैदा की जाए। ऐसे में ट्रंप ने जो वेनेजुएला पर या फिर ग्रीनलैंड पर आदेश देते आ रहे थे और जो फैसले लेते आ रहे थे, ईरान के लिए फैसला उनके लिए इतना आसान नहीं था। यूएन की बैठक बुलती है, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाती है ईरान में हो रहे प्रोटेस्टर्स पर जो हमले हैं उनके खिलाफ अमेरिका द्वारा। अमेरिका बजाय खुद, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वेनेजुएला पर हमला किया तब अमेरिका ने यूएन को बिल्कुल नहीं गांठा। उसके बाद में 66 संगठनों से बाहर निकल गया और कहा यूएन कौन होता है, यूएन करके, इस तरह से मार्को रूबियो ने कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर गोले चल रहे हैं। अमेरिका ईरान के सामने खुद को मतलब असक्षम पा रहा है कि मैं वाकई में अभी कुछ बिगाड़ने की स्थिति में नहीं हूं, तो वो यूएन की बैठक बुलवाता है और यूएन की बैठक में ईरान के कुछ पत्रकारों को बुलाया जाता है जो प्रदर्शनकारियों के साथ हो रहे बर्ताव पर प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे में अमेरिका दुनिया के सामने रखता है। ये एक ईरानियन पत्रकार हैं जो कहते हुए रोने लग जाती हैं कि हमारे प्रदर्शनकारियों पर बहुत ज्यादा जातियां हो रही हैं, अमेरिका आप कुछ करने आओ। अमेरिकी बोलने लगते हैं कि अमेरिका पूरे दुनिया में फ्री वर्ल्ड चाहता है और इसी के तहत सत्ता के लिए इस तरह का संघर्ष कर रहा है। यहां पर रूसी लोगों को भी मौका मिल गया। वैसे रूस से अपेक्षाएं बहुत थी, ईरान को भी थी, वेनेजुएला को भी थी, लेकिन पता नहीं रूस कहां गायब हो रखा है। यूएन के अंदर तो चलो फिर भी रूस बोला। रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि अमेरिका इस तरह से जबरन रेजिम परिवर्तित कर रहा है, एक संप्रभु राष्ट्र के अंदर खुद उग्र प्रदर्शन करवा रहा है, सत्ता परिवर्तन के प्रदर्शन में उसे सफलता नहीं मिलेगी। अमेरिका को यह करने से बचना चाहिए। बाकायदा ये यूएन के नियम पढ़ाते हुए रूसी लोग दिखाई दिए कि रूस ने, मतलब यूएन के अंदर ये वो लिखा हुआ है, प्रबंधन लिखा हुआ है कि इस तरह से कोई भी देश जो संप्रभु है उसकी सत्ता परिवर्तन किसी दूसरे देश के प्रभाव से नहीं कराई जाएगी। रशिया वालों ने अपनी तरह से इन सारे उपबंधों को पढ़ के सुना दिया कि देखो साहब ऐसे ऐसे है, आप कृपया करके ये मत करिए। इस पर ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम पर प्रेशराइज करके ये सारे करने का काम प्रयास किया जा रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति अब अपने ही देश में लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं कि मैं अगर कोई एक्शन लूं तो गलती से वो गलत ना हो जाए, तो अब अपने सांसदों से ईरान पर एक्शन लेने के लिए मुहिम चला रखी है। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए कहा, चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि साहब सुनिए, लोग प्रदर्शन में मारे गए हैं, लेकिन वो प्रदर्शनकारी राष्ट्र विरोधी आतंकी गतिविधियां कर रहे थे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। दुनिया को जो भी चल रहा है हम बताने को तैयार हैं। ये जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है ईरान के बारे में, ये कतई उचित नहीं है। ये बात पब्लिक के बीच में आती है। फिर इस बीच में पूछने के लिए प्रेस के बीच में प्रेस सेक्रेटरी के साथ में लोग सवाल जवाब करते हैं कि क्या वाकई में अमेरिका हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इस पर जो कैरोलिना लेविट हैं, इनके यहां से स्पोक पर्सन, वो बोलती हुई दिखाई देती हैं कि देखिए ट्रंप जो चाहते हैं वो वही करते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, सारे ऑप्शंस टेबल पर रखे हैं, ट्रंप हर घटना को पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं, अब वो क्या चाहेंगे वो वही जाने। लेकिन ट्रंप के पुराने जानकारों का भी यही कहना है कि ट्रंप अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल दिखाना चाहते हैं, कि वो पूरी दुनिया को माहौल बनाकर के भी कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन आप ये कैलकुलेट मत करो कि मैं किस दिन करूंगा। बस इसके साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी हो, अभी भी अमेरिका के ये जो फाइटर जेट्स को कैरी करने वाले जहाज हैं, ये यात्रा पर निकले हुए हैं टुवर्ड्स ईरान, और ये युद्धपोत जब संभवतः समय लेकर के ईरान पहुंचेंगे, क्योंकि बेसिस के थ्रू हमला करना अमेरिका के लिए मुश्किल है, क्योंकि रिटेलिएशन उन्हीं देशों पर हो सकता है। इसलिए युद्धपोत से होकर ईरान पर हो सकता है आने वाले समय में हमले कराए जाएं। यह था अपडेट, और यह अपडेट आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया क्योंकि आप में से भी बहुत सारे साथी
कल के हमारे सेशन के बाद लगातार इस इंतजार में थे कि आज हमले की कोई अपडेट क्यों नहीं आई। तो ऐसे में कौन से प्रेशर टैक्टिक्स काम कर गए और क्या वाकई में ये बादल छट गए? क्योंकि बाजार ने जैसे ही इस मैसेज को सुना कि ट्रंप ने ईरान से बात करके कहा है कि अभी हमले की प्लानिंग नहीं है, कह रहे हैं बाजार में तेल की कीमतों में फिर से गिरावट आई है और बाजार फिर से उठने लगा है। ये खबर इतनी मायने रखती है। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। और बाजार में अगर आप भी रुचि रखते हैं तो डीमैट अकाउंट बनाइए। जो स्टॉक्स आपको लगते हैं ठीक है, फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। आप जाकर के अपने लिए स्टॉक मार्केट से ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमने प्रॉपर तरीके से आपके लिए कोर्सेज बनाए हुए हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। वहां जाकर के आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिटेल म्यूचुअल फंड की जानकारी प्रॉपर तरीके से कि आपके लिए कौन सा सही, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। बातें बाजार की एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।